2 अक्टूबर हर साल गांधी जयंती के रूप में मनाई जाती है। गांधी जयंती केवल इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं कि गांधी जी का चेहरा हमारे नोटों पर छपा हुआ होता है, हर एक नोट पर गांधी जी हमें मिलते हैं, केवल इसलिए गांधी जी का महत्व नहीं है। गांधी जी हमारे इतिहास में, हमारे समाज में, हमारे दर्शन में, हर एक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और आज भी उनका इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना पहले था। या आप ये भी कह सकते हैं कि आज गांधी की ज़रूरत पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा थी। क्यों ऐसी ज़रूरत महसूस हो रही है, आज क्यों गांधी की कमी हमें महसूस हो रही है, इस बात की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें जानें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो गांधी जी के बारे में अपने मन से विचारधाराएं बना देते हैं बिना उनके बारे में कुछ जाने हुए। तो पहले उनके बारे में जान लें, क्योंकि इनके बारे में जानना हमारे अपने जीवन के साथ साथ हमारे एग्ज़ाम लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी हमारे लिए बाकी चीज़ों के अलावा, हमारे देश और बाकी समाज के अलावा हमारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए स्टूडेंट्स को इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में भी, हर एक एग्ज़ाम में गांधी जी से क्वेश्चन जरूर आते हैं। चाहे आरआरबी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे ये सीईटी का अभी जो नया कोर्स आ रहा है उसमें भी गांधी जी हैं, चाहे पीसीएस का आप सिलेबस देखिए, चाहे आईएएस का सिलेबस देखिए, यूपी में आरओ के एग्ज़ाम में अलग से गांधीवादी की विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा आती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो गांधी जी हमारे देश के साथ हम छात्रों की परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हम उनके बारे में कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जो आपके एग्ज़ाम के साथ साथ गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में जानने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं गांधी जी की अर्लियर लाइफ से, शुरुआती जीवन से। गांधी जी के बारे में हालांकि शुरुआती कई सारी चीज़ें आपको पता होती हैं। गांधी जी का जन्म आज ही के दिन यानी 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का जो नाम था करमचंद गांधी था और माताजी का नाम था पुतलीबाई। बहुत कम उम्र में 1869 में सोचिए इनका जन्म हुआ था और इनकी शादी 1883 में इनका विवाह कर दिया गया था। और इनकी जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी से इनकी शादी कर दी गई थी। कस्तूरबा इनकी वाइफ थी। इन कस्तूरबा से गांधी जी को 4 संतानें हुई, 4 इनके बेटे हुए, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास और देवदास। 4 बेटे थे, ये क्रम से लिखा हुआ है। सबसे बड़े हरिलाल थे, सबसे छोटे देवदास थे। 4 बेटे थे। जब गांधी जी थोड़े बड़े हुए तो 1888 में इन्हें लंदन भेज दिया गया बैरिस्टर की, यानी बैरिस्टर उस समय जो वकील होते थे, वकीलों को उस जमाने में बैरिस्टर कहा जाता था, वकालत या लॉ या बैरिस्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए। 1888 में ही वेंट टू लंदन। 1888 में ये पहुंच गए लंदन, इनको भेज दिया गया कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए। वहाँ पर ये पढ़ाई पढ़ते हैं बैरिस्टरी की, और वहीं से बैरिस्टर बनके 3 साल का कोर्स था। तो 1891 में ये वापस आते हैं कानून की पढ़ाई पढ़ के। और यहाँ पर जब वापस आते हैं तो वापस आके पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करनी शुरू करते हैं, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा जमी नहीं, तो वहाँ से फिर राजकोट आ जाते हैं। राजकोट की दीवानी अदालत में उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। लेकिन वहाँ पर क्योंकि गांधी जी जो थे वो बेसिकली कॉरपोरेट लॉयर थे, कॉरपोरेट सेक्टर के लॉयर थे, कंपनी मामलों के बड़े जानकार थे, और राजकोट में वहाँ इस तरीके से उनको उतना ज़्यादा काम नहीं मिल रहा था। तो एक तरीके से उनको लग रहा था कि उनकी क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इन्होंने अपने लंदन में स्थित अपने मित्रों को और अपने जो दोस्त हैं उनको चिट्ठी लिखी हुई थी कि भाई यहाँ पर कुछ अच्छा काम नहीं मिल रहा, अगर किसी कंपनी का अच्छा ऑफर आए तो हम वहाँ चलने के लिए तैयार होंगे। तो अपने दोस्तों को, मित्रों को उन्होंने लंदन में ख़त लिखा था कि भाई बेरोजगारी का आलम है, कुछ काम मिले तो बताया जाए। उसी दौर में एक अफ्रीकन कंट्री है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के एक बड़े व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, वो भी भारतीय मूल के थे। तो दादा अब्दुल्ला को अपने फर्म के लिए एक लॉयर चाहिए था, वकील चाहिए था। वकील की तलाश में दादा अब्दुल्ला पहले लंदन गए, लेकिन लंदन जब गए तो जब वकीलों से उन्होंने मुलाकात करनी शुरू कर दी, तो जिस दाम पर वो जिस रेट पर लेके जा रहे थे तो कोई वकील वहाँ पर जाने को तैयार नहीं हुआ। तो फाइनली वकीलों के पास भटकते भटकते दादा अब्दुल्ला गांधी जी के मित्र के पास पहुँचे। तो गांधी जी के मित्र ने खुद तो जाने से मना किया, लेकिन अपनी चिट्ठी, गांधी जी की चिट्ठी उसने पकड़ा दी कि भाई हमारे मित्र हैं, एम के गांधी इंडिया में हैं, ये कॉर्पोरेट मामलों के जानकार हैं, आप इनसे संपर्क करें, अगर बातचीत हो जाए तो ये जा सकते हैं आपके साथ। तो दादा अब्दुल्ला ने लंदन से ही गांधी जी को चिट्ठी लिखी, गांधी जी ने सहमति जताई और दादा अब्दुल्ला गांधी जी को रिसीव करने के लिए भारत आते हैं। और फाइनली 1893 में
दादा अब्दुल्ला जो थे वो गांधी जी को साथ लेके चल देते हैं अफ्रीका के लिए। यानी गांधी जी का जो अफ्रीका सफ़र शुरू हुआ था 1893 में हुआ था और वो किसके साथ गए थे? दादा अब्दुल्ला के साथ। अफ्रीका में जब साउथ अफ्रीका गए वहाँ पर इन्होंने कामकाज संभाला और इसी साल 1893 में ही इन्हें अपने इसी कंपनी के काम के लिए डरबन से प्रिटोरिया के लिए जाना था। इनका सफ़र कहाँ से कहाँ तक था? डरबन टू प्रिटोरिया। प्रिटोरिया राजधानी हुआ करती थी साउथ अफ्रीका की, तो उसी में ट्रेन से उनको जाना था। फर्स्ट क्लास का टिकट उन्होंने करवा के दिया हुआ था उनको, क्योंकि अच्छे वकील थे तो उनके लिए प्रथम श्रेणी में उनका रिजर्वेशन कराया गया था। लेकिन जब वो डरबन से स्टार्ट करते हैं तो रास्ते में रात वो एक स्टेशन पड़ता है पीटर मेरिट्सबर्ग। तो पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर जब पहुंचती है ट्रेन तो वहाँ पर कुछ अंग्रेज उनके डिब्बे में चढ़े और फर्स्ट क्लास डिब्बे में गांधी जी जिसमें थे तो उनको ट्रेन से उतरने के लिए कहा गया। गांधी जी ने कहा कि भाई हमारा रिजर्वेशन है। उस समय दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति अपने चरम पर थी। गांधी जी को विरोध करने के बावजूद कहा गया कि भाई जो अश्वेत हो या भारतीय हो वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में नहीं चल सकता, चाहे उसके पास टिकट हो या ना हो, उसको थर्ड क्लास के डिब्बे में जाना पड़ेगा। और ज़बरदस्ती उनको प्लेटफॉर्म पर उतार दिया गया। स्टेशन मास्टर ने भी गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि आप थर्ड क्लास के डिब्बे में चले जाइए। गांधी जी ने थर्ड क्लास के डिब्बे में जाने से मना कर दिया और वहीं पर वो खड़े रहे और पूरी रात उन्होंने ठंड में गुजारी और ट्रेन उन्होंने छोड़ दिया। जब पूरी रात उन्होंने ठंड में गुजारी तो उन्हें लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है। और यही जब उनको ठोकर लगी पूरी रात जब उन्होंने ठंड में गुजारी पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर, तब उन्होंने ठान लिया कि इस रंगभेद नीति का कुछ करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही ठोकर लगी, इस ठोकर के खिलाफ गांधी जी ने संघर्ष करना शुरू कर दिया। तो ये जो ठोकर थी, ठोकर ही इंसान को महान बनाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गांधी जी हैं, क्योंकि हमारे भारत के इतिहास में गांधी जी ऐसे नेता रहे जिनको सबसे ज़्यादा ठोकर लगी। ये हर एक ठोकर से कुछ न कुछ सीखते जरूर थे और सीखते 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 ये आगे बढ़े। हमारे पूरे इतिहास में शुरुआत से लेकर अंत तक कोई एक कैरेक्टर इतिहास में है जो आपको सबसे ज़्यादा अपने जीवन में शिक्षा देगा, तो वो महात्मा गांधी का कैरेक्टर। जीवन में खूब सारी ठोकरें खाई हैं, लेकिन हर ठोकर से वो कुछ न कुछ सीखते रहे और सीखते सीखते ये आगे बढ़ते रहे। तो यहाँ पर जब इनको ठोकर लगी तो इन्होंने रंगभेद नीति के खिलाफ अफ्रीका में संघर्ष किया और बहुत जोरदार संघर्ष किया और धीरे धीरे करके वहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ बनाई, बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट किए। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के जो काम रहे वो हम लोग देखते हैं, क्या क्या काम रहे, क्या क्या उन्होंने किया साउथ अफ्रीका में। तो उसकी कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को आपको आइडिया देते हैं कि जैसे इनके जो सबसे खास काम रहे कि इन्होंने 1894 में इसी की घटना के बाद नटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1894 नटाल कांग्रेस 1894 में स्थापित होता है। इसी के साथ बाद में 1899 में इन्हें बोअर वार में भूमिका लेने की वजह से इनको बोअर पदक मिलता है। 1899 में गांधी जी को बोअर मेडल मिला, बोअर पदक मिलता है। फिर इसके बाद उन्होंने 1901 में वो भारत वापस आए और भारत वापस आके 1901 में कलकत्ता सेशन में कांग्रेस का कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता, वो भाग भी लेते हैं। तो कलकत्ता कांग्रेस का वो पहला सेशन था जिसमें पहली बार गांधी जी ने भाग लिया था। इसके बाद फिर वो वापस लौटते हैं और 1904 में डरबन में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1904 डरबन फिनिक्स आश्रम। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की? 1904 में डरबन में इन्होंने की। फिर 1906 में इसी रंगभेद नीति के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह किया। तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह हुआ 1906 में इन्होंने स्टार्ट किया सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट गांधी जी लेके आए थे ये 1906 में सबसे पहले ये लेके आए थे और साउथ अफ्रीका में ही शुरू किया था। हालांकि बाद में ब्रिटिश सरकार इनसे नाराज़ होती है और 1908 में वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। तो जेल यात्रा का गांधी जी का जो सबसे पहला अनुभव था, फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ जेल, वो कब का था? 1908 में पहली बार गांधी जी जेल में आते हैं, फिर जेल से छूटते हैं और साउथ अफ्रीका में ही जोहानसबर्ग में 1910 में इन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। 1910 टॉलस्टॉय फर्म, तो टॉलस्टॉय फर्म था ये जोहानसबर्ग में इन्होंने स्थापित किया था। ये 1910 की घटना थी।
इसके बाद जब दक्षिण अफ्रीका में इनको अच्छी खासी सफलता मिली, जब ठीक ठाक उनको सफलता मिल गई थी, तब ये भारत आने पर विचार करना शुरू करते हैं। भारत आने का इनका जो काम शुरू हुआ ये 1915 के आसपास शुरू हुआ और फाइनली गांधी जी जो भारत पहुंचते हैं 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 गांधी जी कहाँ पहुंच गए? भारत वापस, इंडिया। तो गांधी जी की जो भारत वापसी हुई थी 9 जनवरी 1915 को हुई थी। तो गांधी जी क्योंकि 9 जनवरी 1915 को भारत को लौट के आए थे, इसीलिए हर साल आज भी हमारे भारत में NRI डे मनाया जाता है, अप्रवासी भारतीय दिवस। तो जो आज भी अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी भारत लौट के आए थे, भारत इनका आगमन हुआ। भारत जब लौट के आए तो भारत के लिए इनकी बहुत सारी योजनाएं थीं, बहुत सारे सपने थे, बहुत कुछ उन्हें करना था। इन्हें लगता था कि जो उनको अफ्रीका में सफलता मिली वही सफलता वो भारत में दोहराएंगे, लेकिन कि ये सोच भारत में गलत होती है। भारत में यहाँ पर उनसे पहले उनसे बड़े बड़े नेता मौजूद थे और बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी, इसलिए भारत में इनको फिर से नए सिरे से बिल्कुल शुरुआत करनी पड़ी थी। यानी भारत वापस आने के बाद इनको बिल्कुल नए सिरे से स्थापना करनी थी, नए सिरे से अपनी पहचान बनानी थी भारत में। भारत आने के बाद सबसे पहले इन्होंने 1915 में सत्याग्रह आश्रम कोचरब में स्थापित किया। फिर इसी साल 1915 में ही इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। फिर जब इनके जो राजनीतिक गुरु थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इनको एडवाइस किया कि अभी भारत के बारे में आपको जानना हो तो पहले भारत भ्रमण कीजिए, भारत को जानिए, तब आप भारत को समझ पाएंगे। तो गोखले की सलाह पर ये भारत भ्रमण करना शुरू करते हैं। भारत भर में घूमना इन्होंने प्रारंभ किया और अपने अनुभवों को लेते हुए 1916 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया और ऑफिशियली जो गांधी जी का पॉलिटिकल कैरियर शुरू होता है, जो राजनीतिक जीवन शुरू होता है, वो 1916 के लखनऊ सेशन से वो स्टार्ट करते हैं। हालांकि लखनऊ सेशन में भी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं बन पाई थी, लेकिन लखनऊ अधिवेशन में उनकी मुलाकात हुई थी रामचंद्र शुक्ला से। रामचंद्र शुक्ला एक चंपारण के किसान नेता थे, वो वहाँ पर तिनगठिया की समस्या को लेके आए थे। तो रामचंद्र जो शुक्ला थे वो गांधी जी को फिर समझा बुझा के लेके आते हैं चंपारण, और वहीं से भारत में गांधी जी के राजनीतिक आंदोलनों की शुरुआत होती है। और पहला जो राजनीतिक आंदोलन गांधी जी का भारत में था वो 1917 का था और कहाँ पर था? चंपारण। हालांकि ये किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा था, खेती किसानी का मुद्दा था। यहाँ पर गांधी जी को सफलता मिलती है। चंपारण के बाद अहमदाबाद के बाद खेड़ा। साल था 1918। ठीक, जब छोटी अहमदाबाद में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की, हंगर स्ट्राइक की, जब गांधी जी को छोटी छोटी सफलताएं मिलने लगी, तब इन्होंने फिर अपना नेशनल वाइड मूवमेंट, राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरुआत की। तो जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, इनकी जो योजना थी 1918 से ही ये लगने लगा था कि अब छोटी छोटी सफलताएं मिल चुकी है, अब हमें बड़े लेवल पर राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने से पहले इनको कोई ठोस रीजन नहीं मिल रहा था। गांधी जी की जो राजनीति थी, उस राजनीति की एक बड़ी खास बात थी कि वो कोई भी काम बिना किसी ठोस कारण के नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि जब मन करे जब धरने बैठ गए, जब मन करे तब जूस पी के धरना खत्म कर दिया। बहुत सॉलिड रीजन चाहिए था। 1918 के बाद से इनको लगने लगा था कि अब समय आ गया है कि बड़े राजनीतिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया 18 में। इनको बहाना मिला अगले साल क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। इस जलियांवाला बाग कांड में ब्रिटिश सरकार का जो चेहरा था, जो खूंखार चेहरा था, वो जनता के सामने उजागर हुआ। और उसी समय एक आंदोलन चल रहा था जो मुसलमान उससे जुड़े हुए थे, जिसको खिलाफत मूवमेंट कहा जा रहा था। तो उसी खिलाफत और जलियांवाला बाग को लेके 1920 में 1920 में गांधी जी ने अपना पहला नेशनल वाइड मूवमेंट शुरू किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ठीक, तो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ये दो कारणों से उन्होंने शुरू किया था, एक जलियांवाला बाग और दूसरा खिलाफत। तो इसको आंदोलन में इन्होंने कहा कि भाई अगर आंदोलन बहुत तेज़ी से चला तो एक साल में सफलता मिल जाएगी। लेकिन फाइनली 5 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा कांड हुआ तो ये आंदोलन को रोकना पड़ा। इसी नॉन कोऑपरेशन के बाद गांधी जी ने अपनी रणनीति चेंज कर दी, स्ट्रेटजी चेंज कर दी कि यहाँ पर ये देख रहे थे कि लगातार मूवमेंट चले आ रहे थे
असहयोग आंदोलन जब 1922 में इनका रुका, 1922 में जब इनका रुका, तो यहाँ पर गांधी जी को एक बात अच्छे समझ में आ गई, कोई मूवमेंट लगातार नहीं चल सकता, मूवमेंट को रोकना पड़ेगा। क्यों रोकेंगे? क्योंकि जनता की संघर्ष करने की एक सीमा होती है। जनता लगातार 5-6 सालों तक संघर्ष नहीं करेगी, वो कुछ समय संघर्ष करेगी, उसके बाद फिर रुकेगी। तो गांधी जी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यहीं पर अपनी रणनीति चेंज की और लगातार आंदोलनों की बजाय संघर्ष विराम संघर्ष की एक दीर्घकालीन रणनीति अपनाई और अपने आंदोलनों को लंबा लंबा ब्रेक देना शुरू किया। अब सोचिए, जो 1922 में इन्होंने ब्रेक दिया, अगला उनका नेशनल वाइड मूवमेंट शुरू होता है 1930 में, ये 30 से 34 तक चला, जिसको कहा जाता है सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसके 8 साल बाद इन्होंने शुरू किया। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन रुका, तो इनका जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो शुरू हुआ 1942 में शुरू हुआ, फिर 8 सालों का ब्रेक लिया। तो अब लगातार संघर्ष की बजाय अब ये 8-8 साल का ब्रेक ले रहे थे। अब इन 8 सालों के दौरान गांधी जी करते क्या थे? इन 8 सालों का इस्तेमाल करते थे कि 8 सालों तक रुकेंगे और पहले एनालिसिस करते थे कि भाई असहयोग आंदोलन जो इनका राष्ट्रीय आंदोलन था, इन्होंने देखा कि भाई किसने किसने हमारा साथ दिया, किसने किसने हमारा साथ नहीं दिया। तो जिसने जिसने साथ दिया उसको उन्होंने साथ लिया, जिसने साथ नहीं दिया उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। 8 सालों तक उनके लिए काम किया, उनको अपने साथ जोड़ा। फिर 1930 में मूवमेंट शुरू किया, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा। फिर जोरदार आंदोलन चला, फिर रुका। तो अब देखा आपको हम कौन कौन छूट रहा है, तो उन्होंने देखा दलित छूट रहे हैं, हरिजन छूट रहे हैं, तो उनको अपने साथ जोड़ना शुरू किया। और फिर 1942 में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च कर दी। तो अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ते चले जा रहे थे, तो वैसे वैसे इनके जो राष्ट्रीय आंदोलन थे और तेज और एग्रेसिव होते चले जा रहे थे। और गांधी जी की राजनीति की एक बड़ी विशेषता थी कि गांधी जी ने हमारी जनता को, हमारे लोगों को राजनीति सिखा दी, लोगों को ब्रिटिश सरकार से डरना छुड़ा दिया, लोगों की जेल का डर खत्म किया। वो लोगों को समझाते थे कि जेल जाने में कोई नुकसान नहीं। जैसे होता क्या था कि जैसे जो राजनीतिक कैदी होते थे, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे, उनको खाना मिलता था, कपड़ा मिलता था, जेल में अखबार मिलते थे, सुविधाएं मिलती थी। तो वही उन्होंने पब्लिक को समझाया कि आप जेल जाने से डरिए मत, आप चोरी डकैती में नहीं जा रहे हैं, आपको मारा पीटा नहीं जाएगा। जेल में जाएंगे कम से कम 2 टाइम का पका हुआ खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, छत मिलेगी, जाड़े के दिन में कंबल मिलेगा। तो देश की वैसी भूखी नंगी जनता, जिनको लगता था कि नहीं कुछ नहीं मिल रहा है खाने को, नहीं चलो जेल ही चला जाए, 2-4 महीने वहीं रह के आ जाए। फसल की बुआई हो गई, कटाई में भी 3 महीने का टाइम है, तब तक 2 महीने जेल में घूम आते हैं। तो लोग बाग जाके कांग्रेस के ऑफिसर्स में पूछते रहते थे कि भाई आंदोलन कब होना है, तुरंत जेल में हम लोग चलेंगे और जेल में जाके शाम 2-3 महीने गुजारेंगे। तो जैसे ही आंदोलन की घोषणा होती थी, पब्लिक जेलों पर टूट पड़ती थी। अब जेल भरने लगे थे, जेल भरो आंदोलन होने लगा था। अब जेलों के दरवाजे बंद हो रहे थे कि अब जेल वाले कहते थे भाई अब जगह नहीं है, अब नहीं लोगों को हम गिरफ्तार करेंगे। तो लोग कहते थे यार इतनी दूर से हमको गिरफ्तार तो कर लीजिए। तो लोगों को कानून तोड़ने का जो तरीका था, ये गांधी जी ने ही सिखाया कि कैसे सरकार से वार्ता करते हैं, कैसे सरकार से लड़ते हैं, कैसे कानून से लड़ते हैं। गांधी जी के पहले के जो हमारे नेता थे वो कानूनों से डरते थे। जैसे जब तिलक के ऊपर केस हुआ 1908 में, जब राजद्रोह का केस लगा, तो तिलक ने अपने बचाव में कहा, उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया कि भाई हमने गलती नहीं की है, हमने अखबार में कुछ लिख दिया, इसकी गलत व्याख्या हो गई। लेकिन जब गांधी जी चौरी चौरा कांड के बाद जब गिरफ्तार होते हैं, उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उनको कहा जाता है कि अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं, तो गांधी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अपने देश के लिए आंदोलन करना हमारे लिए कोई गलत नहीं, आपका कानून गलत है, इस गलत कानून को हम नहीं मानेंगे। जब नमक पर टैक्स लगाया गया, सीधे सीधे उन्होंने डांडी मार्च किया कि ये कानून गलत है, इस गलत कानून को हम तोड़ेंगे। तो सीधे सीधे कानून से टकराना, सीधे सीधे गलत कानून से टकराना, ये सिखाया हमारे देश को गांधी जी ने। और गांधी जी ने ही लोगों को पॉलिटिकली अवेयर किया, राजनीतिक रूप से जागरूक किया कि कैसे हम राजनीतिक रूप से अपने अधिकारों को हम मांग सकते हैं। हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट था वो 1885 से शुरू हुआ और धीरे धीरे करके 1947 तक चला। इतना लंबा चला था, जबकि भारत वो देश था कि जो बहुत गरीब, यहाँ पर लोगों के पास उतने हथियार नहीं थे और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण इतना ज़बरदस्त था और शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि शक्ति के बल पर उनसे संघर्ष करना संभव नहीं था। तो शक्ति के बल पर लड़ाई लड़ नहीं सकते थे, तो इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया, नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस जो अपनाया, ये इनकी रणनीति थी गांधी जी की, ये राजनीति थी। आपको बता दें गांधी जी कोई फिलोसफर नहीं थे, गांधी जी वॉज अ प्योर पॉलिटिशियन। गांधी जी एक शुद्ध राजनेता थे। जनता का इस्तेमाल, सरकार का इस्तेमाल कैसे करना है, ये गांधी जी जानते थे।
इनको पता था कि हमारे देश के जनता के पास भोजन नहीं है, वो लड़ेंगे क्या, भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, वो ब्रिटिश सरकार से लड़ाई क्या लड़ेंगे। तो इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया, सत्याग्रह का मार्ग अपनाया, धरना प्रदर्शन का मार्ग अपनाया। इनको पता था कि अगर हथियार उठाएंगे तो ब्रिटिश सरकार के लिए हमारे आंदोलन को दबाना बहुत आसान होगा, हथियार से तुरंत हमला करेंगे, आसान हो जाएगा। वही हम हथियार नहीं उठाते हैं तो फिर वो उतनी क्रूरता नहीं बरतेंगे। तो इन्होंने, और दूसरा इनका जो सबसे खास बात था, गांधी जी की जो सबसे खास बात थी, ये थी इनकी टाइमिंग। कोई भी मूवमेंट कब शुरू करना है और कब ख़त्म करना है, इसकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। समय पड़ने पर गांधी जी आगे भी बढ़ते थे और समय पड़ने पर पलटी भी मार जाते थे। गांधी जी अपने बात से वापस भी बहुत तेज़ी से लौटते थे। जैसे जब चंपारण गांधी जी पहुंचे तो उनके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त माहौल था। ब्रिटिश सरकार ने, वहाँ के मजिस्ट्रेट ने बड़ी व्यवस्था की थी गांधी जी की गिरफ्तारी की, लेकिन वहाँ पर गांधी जी डरे नहीं, वहाँ पर गांधी जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता था कि एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए इतनी बड़ी सेना भेजी गई है, इसका मतलब इनके दिमाग में हमारे लिए डर बैठा हुआ है, ये हमारा कुछ नहीं करेंगे। तो वहाँ पर वो आगे बढ़ते हैं। वही जब फरवरी 1943 में जब उन्होंने जेल में भूख हड़ताल अपने शुरू कर दी, अपना उपवास शुरू किया, तो उस समय जब उपवास शुरू किया, 21 दिनों का गांधी जी का उपवास था, फरवरी 1943 में शुरू हुआ था, वर्ल्ड वार का माहौल था। उस समय ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के इस दबाव के आगे झुकने से मना कर दिया, और गवर्नर जनरल ने सीधे सीधे घोषणा कर दी कि गांधी जी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार ब्रिटिश सरकार कराएगी। अब सोचिए, गांधी जी के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी थी, गांधी जी इधर भूख हड़ताल में बैठे हुए, उनके सामने ही लेकर चंदन की लकड़ी लदवा दी गई कि भाई जब हम मरेंगे तो चंदन की लकड़ी पर आपका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके सामने एक अच्छा सा ट्रक ले आकर रख दिया गया कि जब गांधी जी मरेंगे तो इसी ट्रक से इनकी शव यात्रा निकाली जाएगी। सोचिए, 1943 में ब्रिटिश सरकार ने उनके लिए एक हवाई जहाज़ बुक करा है, एरोप्लेन की, जब गांधी जी मरेंगे तो इनका अस्थि विसर्जन हवाई जहाज़ से किया जाएगा। अब हवाई जहाज़, अब उस ज़माने में सोचिए सरकार ने इतनी तैयारियां की, और सबसे उदार घोषणा जो वहाँ गवर्नर जनरल ने की 1943 में कि जिस दिन गांधी जी की मौत होगी उस दिन हम सरकारी नौकरियों में आधी दिन की छुट्टी दे देंगे, हाफ डे दे देंगे। यानी सरकार नई नई घोषणाएं करती चली जा रही थी, गांधी जी पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था। जब यहाँ पर प्रेशर बढ़ा तब गांधी जी ने फौरन पलटी मारी और भोजन कर लिया, और उनका जो भूख हड़ताल था, वो उपवास उनका समाप्त हो गया। कोई शर्त उन्होंने नहीं कि बिना शर्त सब भोजन शुरू किया और अपने सेहत में सुधार कर लिया, और ब्रिटिश सरकार की तैयारियों पर पानी फेर दिया। तो ये उनका तरीका रहता था कि जहाँ देखते थे गड़बड़ है वहाँ पर कदम खींचने से भी वो वापस वो पीछे नहीं हटते थे, कदम फौरन खींच लेते थे। लेकिन वही था कि 1945 के बाद जब लगने लगा कि अब देश को आज़ादी मिलने लगी, तो उस समय गांधी जी की उम्र भी हो चुकी थी, और गांधी जी हमारी राजनीति के लिए अप्रासंगिक होते चले जा रहे थे। जब देश के बंटवारे की बात आई तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग को ही सरकार बनाने दीजिए, देश का बंटवारा मेरी लाश पर ही होगा। लेकिन जब 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तो इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में पूरे देश में भयानक खूनी दंगे शुरू हो गए। जब हिंदू मुसलमानों का खून बहने लगा तब गांधी जी को लगा कि अब बंटवारा ही एकमात्र समस्या का समाधान हो सकता है। अभी जब अंग्रेज हैं तो हम बंटवारा कर लेते हैं, जब अंग्रेज चले जाएंगे तो हम फिर से एक होंगे। ये गांधी जी की सोच थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सोचिए, जब देश भारत आज़ाद हुआ हमारा 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 की सुबह जब देश आज़ाद हुआ, पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा था, लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा था। उस समय हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, वो न लाल किले पर झंडा फहराने में थे, न वो कोई जश्न मना रहे थे। सोचिए, 15 अगस्त 1947 की सुबह गांधी जी आज़ादी का जश्न मनाने के बजाय बंगाल के नोआखाली रीजन में दंगाई क्षेत्रों में दंगों से जूझ रहे थे, दंगों को शांत कराने में लगे हुए थे, लोगों से अपील कर रहे थे कि अब देश आज़ाद हो चुका है, आज़ादी का मतलब हमें लड़ना नहीं है, आज़ादी का मतलब हमें मिल के रहना है, हमें लड़ाने वाले अंग्रेज जा चुके हैं, अब हमें वापस मिल के रहना चाहिए। वही इकलौते नेता थे जो दंगों से जूझ रहे थे, नहीं तो पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था। गांधी जी के इस अकेले के प्रयासों को देखते हुए उस समय के गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने उन्हें 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा। ये अकेले गांधी जी थे जिन्होंने 50,000 की सेना का काम किया और पूरी बंगाल में उन्होंने शांति स्थापित की। ये गांधी जी की भूमिका थी। और आज़ादी के बाद भी उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जो लक्ष्य था देश को आज़ादी दिलाना, तो जब देश को आज़ादी मिल गई है तो इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। गांधी जी ने ही कहा था कि कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए।
क्योंकि अगर हमने कांग्रेस को ख़त्म नहीं किया तो ये जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा है, आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आज़ादी के बाद ये इसी की कीमत वसूलेंगे। हालांकि बताया कि स्वतंत्रता के बाद गांधी जी की उतनी चली नहीं, कांग्रेस को भंग नहीं किया गया और गांधी जी की आशंका सही साबित होती है कि कांग्रेस ने उसके बाद उस तरीके से काम नहीं किया जिससे उम्मीदें थीं और इसके बाद से कांग्रेस भ्रष्ट होती चली गई, करप्ट होती चली गई और आज आप जो कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं ये वही है जो गांधी जी ने कहा था, वही चीज़ें सही साबित हुई। गांधी जी उद्योगों को लेके बहुत ही उदार व्यवस्था चाहते थे। वो चाहते थे कि उद्योगपति अपने आप को इंडस्ट्रियलिस्ट या पूंजीपति न माने, अपने आप को वो ट्रस्टी माने। उन्होंने इंडस्ट्री के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो इसमें जो उद्योगपति हैं वो ट्रस्टी की भूमिका में आएंगे और जो मजदूर हैं, जो इनके यहाँ लेबरर्स काम कर रहे हैं, उनके कल्याण के लिए वो कार्य करेंगे। तो गांधी जी एक आदर्श समाज की व्यवस्था आदर्श समाज की स्थापना चाहते थे, लेकिन वो सपना उनका पूरा नहीं हो पाया क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय देश में ऐसे भारतीय पूंजीपति ऐसे नहीं थे कि वो इस तरीके से व्यवस्था चला पाते, तो उनका ये सपना भी अधूरा रह गया। और भी बहुत सारी बातें गांधी जी ने कही थी। गांधी जी का जो अहिंसा का सिद्धांत था, जो धर्म दर्शन का सिद्धांत था, जो महिलाओं के प्रति सम्मान का सिद्धांत था, वो सारी चीज़ों को हमारे संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी बहुत सारे सिद्धांतों को स्थान दिया गया। वर्तमान दौर में गांधी जी होते तो आज की जो स्थिति हमारे देश में चल रही है कि सरकार अपने मनमानी करती है, किसी की नहीं सुनती, गांधी जी के जो आंदोलन थे वो आज के समय में प्रासंगिक है। सोचिए आज की हमारी सरकारें और कुछ हो चाहे ना हो, गांधी जयंती बड़े धूमधाम से मनाती है। भले ही वो लोग राजनीतिक रूप से गांधी के विरोधी हों, राजनीतिक रूप से गांधी के विरोधी होने के बावजूद वो गांधी को मानते हैं। तो ये गांधी जी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनके विरोधी भी उनका सम्मान करते थे, उनका रिस्पेक्ट करते थे। इवन जब गांधी जी की मृत्यु हुई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद पाकिस्तान से कहा था कि हिंदुस्तान का तो पता नहीं लेकिन पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान करके गांधी जी। तो ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी, जिनकी जयंती आज हम 2 अक्टूबर को मना रहे हैं। ये इन्हीं की महानता थी, यही ऐसे हमारे इकलौते नेता थे जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते थे। इसीलिए हमारे नोटों पर आप देखिए गांधी जी की तस्वीरें छपी रहती, क्योंकि इस गांधी में हम सब शामिल हैं। एक बच्चा भी शामिल है, एक बड़ा भी शामिल है, एक बूढ़ा भी शामिल है, एक गरीब भी शामिल है, एक अमीर भी शामिल है। गांधी जी देश की आम जनता के प्रतिनिधि करते थे। आम जनता जैसी थी, पतली दुबली, कपड़ा नहीं है, अनाज नहीं है, रूखे सूखे से बस जीवन जी रहे, तो वही रूखा सूखा जीवन उनका होता था। आज हमारी सरकारें कहती हैं आत्मनिर्भर भारत। गांधी जी उस समय आत्मनिर्भरता का पाठ बहुत पहले पढ़ा के जा चुके हैं। वो खुद चरखे से सूत काटते थे और उस सूत से जो धोती बनती थी वो धोती वो पहनते थे। वो पूरे कपड़े भी बाद में उन्होंने पहने छोड़ दिए, केवल धोती अपने हाथ से काटी हुई सूत से वो पहनते थे। तो ये गांधी जी की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मॉडिफाइड रूप में हमारी सरकारें अडॉप्ट कर रही हैं। तो अगर गांधी जी की, जैसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने विरोध में गांधी जी की मूर्तियां भी तोड़ दी, तो गांधी जी की मूर्तियां तोड़ने से या उनके बारे में कुछ भला बुरा करने से या उनके हत्यारों को बहुत सम्मान देने से गांधी जी के रिस्पेक्ट में कहीं कमी नहीं हुई, क्योंकि गांधी जी हम सब के अंदर हैं, वो हमारे अंदर है, हर एक के अंदर है। तो गांधी जी एक आम भारतीय की सोच के प्रतिबिंब थे। तो उम्मीद है गांधी जी के बारे में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो गांधी जी के बारे में पढ़िए, जानिए, और इनकी जो आत्मकथा थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के प्रयोग, इसमें उन्होंने अपने शुरुआती दौर का जो जीवन का जो संघर्ष था, खासतौर पर जो अफ्रीका के संघर्ष थे, जो चंपारण का संपर्क था, हालांकि बाद में उनको इसको पूरा करने का समय नहीं मिला, तो प्रारंभिक जीवन से लेके 1920 के दशक तक ही इन्होंने सत्य के प्रयोग में अपनी जीवनी में लिखी है, लेकिन फिर भी इसमें आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, गांधी जुड़े हुए कुछ फैक्ट आपको समझ में आए होंगे जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो हमारे राष्ट्रपिता को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम जिंदाबाद न करके उनके सिद्धांतों को, उनके वचनों को याद करें, आत्मसात करें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद।